नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय तट के निकट हुए एक हमले के बारे में। दरअसल गुजरात तट से कुछ ही दूर पर एक जहाज था। यह जहाज कच्चे तेल से लदा हुआ था। अचानक से कुछ ड्रोन आए और कुछ ड्रोनों ने आकर के इसके एक हिस्से पर हमला किया। हालांकि हताहत बहुत अधिक नहीं है क्योंकि इसका एक ही हिस्सा डैमेज हुआ था जहां पर हमलों से आग लग गई थी। तो इसके बाद में फिर कुछ हमारे तटरक्षक जहाज यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने इस आग के ऊपर काबू पा लिया। उसके बाद फिर 3 और जहाज अरब सागर के अंदर नियुक्त कर दिए गए हैं ताकि कोई ऐसे हमले की संभावना यदि हो आगे तो उसको नियंत्रित किया जा सके। हमारा एक कोस्ट गार्ड शिप था विक्रम, जिसके साथ इसको भेजा गया है फिर मुंबई के लिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण न्यूज है, अपने आप में समझेंगे कि क्या है इसके पीछे जुड़े हुए आयाम, क्या क्या खास बातें, और हर एक चीज जो है वह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो एक प्रश्न यदि यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है तो कुछ इस रूप में पूछा जाएगा। तो आंसर यदि आप लोग को पहले ही पता है, वैसे तो कॉमन है ये, तो पहले ही कमेंट कर दीजिए। नहीं पता तो अंत तक देखिए, हर एक बात आपको बताई भी जाएगी। इसके साथ साथ ही अब यह समझते क्या हुआ, तो देखिए जिस जहाज के ऊपर हमला हुआ है उस जहाज का नाम है एमवी कैम प्लूटो। ठीक है, अब तक हम लोग को जो बात दिख रही है काम की, वह यह दिख रही है कि भारत के तट के पास हमला हुआ है, यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ रही है और जिस वजह से हम लोग चीज़ों को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, अचानक से ऐसी घटना हो गई। हालांकि अच्छा यह रहा कि जहाज जो था कच्चे तेल से लदा हुआ था, लेकिन हमलों के अंदर हताहत बहुत अधिक नहीं हुई क्योंकि जहाज के अंदर तेल था तो आग लग सकती थी, सब कुछ खत्म हो सकता था। इस जहाज की खास बातें क्या है, देखिए इसके ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है यह लाइबेरिया का है। हालांकि इसका जो मालिक है वह जापान है, उसके स्वामित्व में है और इसका संचालन किया जाता है नीदरलैंड के द्वारा। बट इसके अलावा हमारी जो चिंता का सबसे बड़ा विषय है वह विषय है इसका चालक दल। अगर कुछ भी घटना होती तो हमें भारी नुकसान होता क्योंकि इसके चालक दल में 21 भारतीय शामिल थे और बस एक ही वियतनामी चालक था। तो यह एक बड़ा हमारी चिंता का विषय था। वहीं इसके साथ साथ ही यदि कुछ होता तेल को ना, तो ऐसी स्थिति में भारी नुकसान सभी को उठाना पड़ जाता। तो यह सभी इससे जुड़ी हुई खास बातें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। यह जहाज 19 दिसंबर को सऊदी अरब के अल जुबैल से निकला और उसके बाद संभावना थी कि यह 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन न्यू मैंगलोर पहुंच जाएगा, लेकिन इसके यहाँ पहुंचने से पहले ही 23 तारीख को यह घटना हो गई। तो इसके बाद पूरी दुनिया काफी ज्यादा सतर्क हो गई, सब लोग एक्टिव हो गए और एक्टिव हो जाने के बाद में सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी बात जो सबके सामने थी वह यह है कि हमला हुआ तो हुआ क्यों, मतलब इस जहाज के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमला हुआ। किसी एक को तो टारगेट किया गया था, या तो लाइबेरिया को, या जापान को, नीदरलैंड को, या फिर भारत को, कोई एक टारगेट पे था। इसके साथ साथ ही हमला किया तो किया किसने, यह सभी बातें समझना जानना जरूरी था। कारण पता करना, इसके पीछे जुड़ा हुआ समूह या कौन व्यक्ति है उसके बारे में जानना, हर एक चीज जरूरी थी। तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से फिर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। तो देखिए जो प्रतिक्रियाएं आई उन सभी में सबसे पहले तो यह माना गया कि देखिए ये हमले के लिए जो मुख्य कारण है यहाँ पर वह यह था कि इसका जो टैंकर था वह इजराइल से संबंधित है। अब घटना में चलते हैं पीछे, अक्टूबर की घटना याद करते हैं। मैंने आप लोग को अपनी क्लासेस में रेगुलरली पढ़ाया कि भाई लगातार वॉर चल रहा है इजराइल और गाजा या पैलेस्तीन के बीच में, दोनों अपना ही डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि शुरुआत जो थी गाजा पट्टी से हुई थी, 5000 मिसाइलें छोड़ दी गई थी अचानक से इजराइल के ऊपर। उसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और फिर यह युद्ध अभी भी आज तक चल रहा है और इजराइल ने बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस समय इस गाजा पट्टी पर रहने वाले लोगों को। बट कभी भी क्या होता है ना, कोई भी युद्ध हो वह होता तो एक हिस्से में है, लेकिन दुनिया के अनेक क्षेत्र उससे जुड़ जाते हैं। अब क्या हुआ कि यह जो पूरा का पूरा बैटल था 2 हिस्सों में बट गया। एक ऐसे देश थे जो मुख्य रूप से अमेरिका से संबंधित थे या फिर इजराइल से जुड़ गए थे, दूसरे वह थे जो चाहते थे कि पैलेस्तीन जीत जाए। तो मुख्य रूप से जो समूह मुस्लिम समर्थक था, इस्लाम समर्थक था, उसने क्या किया कि पैलेस्तीन का समर्थन किया। वहीं दूसरे जैसे अमेरिका और बाकी और देशों उन्होंने इजराइल का समर्थन करना शुरू कर दिया। हालांकि ओपनली कुछ नहीं हुआ, लेकिन सहायता देने लग गए थे, अलग अलग वेपन्स भेजने लग गए थे, अपने ड्रोन्स देने लग गए थे। साथ साथ में जो भी वह फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते थे उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस देना भी शुरू कर दिया। अब इसी बीच क्या था कि यहाँ से ये चल रहा था, ठीक उसी प्रकार जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे हम लोग वेस्ट एशिया की बात करें या फिर हम लोग मध्य एशिया की बात करें, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया पैलेस्तीन को। अलग अलग जगह हमने देखा कि मार्च भी हुए और फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी एक एक्टिव रुख अपनाया, सब चीजें हुई। अब उसी का ही एक रूप है यह पूरा का पूरा इंसिडेंट। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार से गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, इजराइल का डोमिनेंस बढ़ रहा है, संभावनाएं हैं कि वह छोटी सी गाजा पट्टी को भी अपने नियंत्रण में ले ही लेगा। ऐसी मामला पूरी चल रही है दुनिया में ना।
तो इसी का एक नया रुख अपनाया है, चाहे हम कहें कि हमास के समर्थकों ने या फिर हम कहें कि हमास ने। अभी जो एक नाम सामने आ रहा है वह आ रहा है ईरान के हूती समुदाय का। ऐसा मान रहे हैं कि भाई अभी आप वहां तो नहीं जीत पा रहे, तो आप चाहते हैं कि समुद्र के अंदर ना जहां से भी जो भी सहायता पहुंच रही है इजराइल तक, अब उसको कंट्रोल किया जाए। अगर हम समुद्र हिस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, यहां से इजराइल जाने वाले जहाजों को नियंत्रण में ले लेते हैं, या जो भी असिस्टेंस पहुंच रही है, जो भी सामान इजराइल के लिए जा रहा है उसको अगर हम पहले ही रोक लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, सामान चुरा लेते हैं, ऐसी स्थिति में भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं इजराइल को। यह एक उनकी मनोवृत्ति बन गई है। तो आप वहां नहीं जीत पा रहे, इसलिए उससे दूर क्षेत्र में समुद्र में इजराइल को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह वर्तमान में स्थिति बन गई है। तो यह जो जहाज है, इस जहाज का जो टैंकर है, हालांकि एक संयुक्त ग्रुप के अधीन है यह कब्जे में, लेकिन इजरायली अरबपति इदान ओफर नाम है एक व्यक्ति का जो इस समूह के अंदर शामिल है। यह दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति है। तो ऐसा माना गया कि यह जो अरबपति हैं इन्हीं को टारगेट किया गया मुख्य रूप से। हालांकि पूरा समूह था, जहाज तो उसके कंट्रोल में ही है ना जो यह इसका टैंकर है, बट अब यह माना गया कि इसको टारगेट किया गया। इसको टारगेट करने का मतलब मुख्य रूप से यह हो गया कि इजराइल को टारगेट किया जा रहा है, जिस वजह से यह पूरी की पूरी घटना हुई है। ठीक है, वहीं अमेरिका ने भी कुछ ओपन स्टेटमेंट्स दे दिए। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि जी देखिए, ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, और खास तौर पे जो ईरान का हूती समुदाय है ना उसका इन्वॉल्वमेंट है खास तौर पे। और ऐसा अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई नया इंसिडेंट हुआ हो या पहली बार हो। अभी हम बीते दिनों देख रहे हैं कि लगातार हूती समुदाय प्रयास कर रहा है कि समुद्र में इजराइल को प्रभावित किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि उनसे ही जुड़ा हुआ जो हमास है या जो पैलेस्तीनी समूह है उसको मदद पहुंचे। तो अपहरण के प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं। यह लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि लाल सागर वाले क्षेत्र में अपना प्रभुत्व दिखाएं और लाल सागर से पूरा जो मार्केट चेन है, जो यह ट्रेड रूट है, इसको अफेक्ट करें। और यदि यह रूट अफेक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से इजराइल ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि दुनिया के तमाम देश इससे प्रभावित होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि लाल सागर में और अदन की खाड़ी के पास 2 वाणिज्यिक जहाजों के ऊपर भी ड्रोन से हमले हुए हैं। तो यह लोग लगातार एक्टिव हैं और समुद्र के अंदर ही ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिसके प्रभाव बहुत ही अधिक व्यापक हो सकते हैं। ठीक है, चिंता सभी के लिए है। क्या क्या चिंता है जरा एक बार उनको भी समझते हैं। लेकिन ये घटनाएं कहाँ हो रही, जैसे कि आपको ये तो बता देगा कि ये जो घटना थी वह गुजरात के तट के निकट थी। अब जरा इसको देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि भाई सब चीजें जो हो रही हैं वह ईरान के द्वारा हो रही है, मतलब ईरान का एक समूह है उसके द्वारा हो रही है। ईरान के समूह के साथ साथ मुख्य जो रीजन है फिलहाल सेंटर में हम रख सकते हैं वह रख सकते हैं इजराइल पैलेस्तीन वॉर को। ठीक है, बट इजराइल पैलेस्तीन वॉर के साथ साथ अब चर्चाओं में आ रहा है लाल सागर बार बार। तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि यूपीएससी पैटर्न चेंज कर रहा है और उसने पैटर्न चेंज करते हुए एक खास नया क्वेश्चन शामिल किया है। तो जो नया क्वेश्चन शामिल किया उसमें पूछता है कि इससे जुड़े हुए देश बताइए। जैसे कि अगर हम यूपीएससी 2023 प्रश्न पत्र की बात करें तो उसने पूछा था कि यूक्रेन से जुड़े हुए आप देश बता दीजिए। ठीक है, अभी हमसे पूछ सकता है कि लाल सागर से जुड़े हुए देश बताइए। तो कौन कौन से एक बार नजर डाल लेते ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए, इसमें पहला देश तो है इजिप्ट यानी कि मिस्र। दूसरे की हम बात करें तो हमारे पास में है सूडान, तीसरा है यहाँ पर एरिट्रिया, और चौथा है यहाँ पर जिबूटी। पांचवें देश की बात करें तो यमन, और छठा देश है सऊदी अरेबिया। यानी कि मुख्य रूप से हम स्थिति को समझते हैं तो पता लगता है कि लाल सागर 6 देशों के साथ अपनी स्थिति को साझा करता है। यह पहली इसकी खास बात हो गई। इसके साथ साथ अगर हम भूमिका समझे तो हमें इसकी पता लगती है कि जो यह लाल सागर है, यह लाल सागर जल मार्ग के रूप में भूमध्य सागर, इसके अलावा अरब सागर और फिर हिंद महासागर के बीच में एक सेतु का काम भी करता है। तो इसी बीच आपको पता होना चाहिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी क्या स्थिति है। सबसे ऊपर भूमध्य सागर, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सुएज कैनाल आ जाती है, सुएज कैनाल के बाद में रेड सी है, रेड सी के बाद में गल्फ ऑफ अदन हम लोग देखते हैं, इसके बाद अरब सागर, और अरब सागर के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि हिंद महासागर आ जाता है। तो ये वाली चेन भी आप लोग को पता होनी चाहिए, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो उससे जुड़े हुए देश और किस प्रकार का फ्लो है, किस किस को यह जोड़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब जिस प्रकार के हमले यह समुद्री क्षेत्र में हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। सबसे बड़ी चिंता सभी के लिए यह है चालक दल की। चालक दल किसी भी देश के हो, लेकिन अगर उनको हानि पहुंचती है तो यह वैश्विक जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। अब हम जनरली देखते हैं कि कभी लाल सागर में इंसिडेंट हो गया, कभी अदन की खाड़ी में हो गया, या ब्याबल मंडाप के पास में हो गया, चाहे अरब सागर में हो जाए या फिर हिंद महासागर में, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे दुनिया का कोई एक देश या अनेक देश प्रभावित हो सकते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आप लोग को एक न्यूज़ बताई थी कि एक ऐसा ही जहाज था जो तुर्की से भारत आ रहा था, बीच में हाईजैक कर लिया गया। उसको हाईजैक करने वाले भी हूती समुदाय के लोग ही थे।
तो यह भी एक चिंता का विषय बन गया था। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसी घटनाएं बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यह दुनिया के अनेक देशों को अपनी चपेट में ले रही है। जब कभी भी किसी और देश को इससे नुकसान होगा तो वह भी फिर युद्ध में जुड़ेगा, जिससे कि चीजें और अधिक भयंकर हो सकती है और चिंता बढ़ेगी। चालक दल की सुरक्षा सबसे प्राथमिक है सभी लोगों के लिए, सभी दुनिया के देशों के लिए, जिसको सुनिश्चित किया जाना इस दौरान जरूरी है। वहीं समुद्री चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, जहाज सुरक्षित नहीं है। बेवजह के ऐसे अचानक से हमले हो जाना एक बड़े संकट की चेतावनी भी दे रहा है। व्यापार मुख्य रूप से प्रभावित होगा यहाँ पर, यह भी चीज हम लोग समझ रहे हैं। जैसे कि यह वाला हमारा जो रूट है, सुएज कैनाल वाला, बहुत ही संकरा रूट है, यह सभी को पता है ना आप लोग को। अब यह जो रूट है संकरा होने के साथ इसमें क्या समस्या आ जाती है बड़ी, कि अगर कहीं पर कुछ भी इशू हुआ, सुएज कैनाल चौक हो गई या इधर कहीं भी दिक्कत हुई, तो यह पूरे ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित करेगा। और आज के समय में हम देखते हैं कि दुनिया के लगभग 12% का यह प्रतिनिधित्व करता है, इतना ट्रेड यहाँ से होता है। अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो यह भारत को भी प्रभावित करेगा, इसलिए यहाँ पर हमारी चिंताएं भी जुड़ जाती हैं। वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि, अब ऐसी कोई भी हरकत हो या कहीं पे किसी को भी घाटा हो जाए तो क्या होगा। अब कभी भी किसी भी, देखो मान लीजिए कि भारत को समुद्री क्षेत्र में कोई नुकसान हुआ, हमने तेल मंगाया था, मान लीजिए इन्होंने हमारे तेल पे ही हमला कर दिया, कब्जा लिया उसको, या ऐसा हमला किया कि वह जहाज ध्वस्त हो गया, बहुत अधिक उसको नुकसान हुआ। अब ऐसी स्थिति में जो पेमेंट वहां पर होना था वह किससे वसूला जाएगा, भारतीय नागरिकों से। तो ऐसी स्थिति दुनिया के अनेक देश फेस कर रहे हैं, जहां पर उनके साथ होने वाली ऐसी घटनाओं का हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है और उनकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है तेल की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में। इतना ही नहीं, अगर किसी भी प्रकार से किसी भी चीज पे, चाहे खाद्य सामान हो या फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई यूज करने वाली एक्सेसरीज हो या फिर ऑयल ही क्यों ना हो, कोई भी चीज अगर पकड़ी जाएगी, फंसेगी या फिर नुकसान होगा तो उन सब का भार फिर जनता पे ही पड़ेगा, चाहे वह किसी एक देश की जनता पे पड़े या फिर अनेक देशों की, यह बात की बात रहेगी। लेकिन नुकसान जो है वह भरपाई जनता के द्वारा ही की जाएगी। तो यह मुख्य रूप से इन सभी के पीछे छुपी हुई चिंताएं हैं और इन चिंताओं से दुनिया के सभी देश बचना चाहते हैं। हालांकि जब ये घटना हुई तो इस घटना के बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई, सबसे बातचीत भी की गई उसके बाद में, और देखा गया कि ईरान के ऊपर लगातार एलिगेशंस लगे और अमेरिका ने क्लियर बोला। लेकिन फिर इसके बाद में ईरान के जो ऑफिसर्स थे, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे, वो लोग सामने, उन्होंने सामने के स्टेटमेंट भी दिया कि देखिए जो भी ये इंसिडेंट हुआ है उसमें हम लोग की कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। लेकिन उसके बावजूद हूती समुदाय और इजराइल और पालस्तीन युद्ध का जिक्र लगातार चल ही रहा है। आने वाले समय में देखेंगे कोई एक नया रूप यदि आता है इस पूरे के पूरे बैटल में तो चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आप इस पूरी घटना को किस रूप में देखते हैं, क्या क्या आयाम निकल के आ रहे हैं, और मेंस में एक अच्छा खासा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, क्योंकि यह दिखा रहा है कि समुद्री चिंताएं कितनी अधिक हो गई हैं आज के समय में किसी एक क्षेत्र के अंदर युद्ध की वजह से। ठीक है, जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था प्री का कुछ इस प्रकार था, तो जल्दी से अब आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि लाल सागर के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। ठीक है, मेंस के नोट्स जरूर बनाइएगा और वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, लाइक के बिना भी नहीं जाना है। हाँ, आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा प्रश्न का, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।